हेलो बच्चों। तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी के आगे हम लोग जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, दो तीन चीज़ें अपने दिमाग में रखो। जब तक ये चीज़ें चल रही हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर जहाँ से हमने अपनी क्लासेस में ख़त्म किया था उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का तरीका क्या है? कॉपी पेन लेके बैठोगे, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठोगे, प्रॉपर जैसे क्लास में नोट्स बनाते हो उसी तरीके से नोट्स बनाओगे, ठीक, उसी तरीके से नोट्स बनाओगे। जो डाउट है उनको मार्क कर लोगे। वो जब हम लोग डाउट सेशन लेंगे तो वहाँ पे हम लोग उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई रुकेगी तो इस तरीके से टाइम आपका जो है बीतता जाएगा। तो हमको आगे भी चीज़ें करनी है, ठीक। तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव हम लोग निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई हैम्पर ना हो, आपको डेडिकेट होकर काम करना है। गॉट इट? तो चलो कॉपी पेन उठाओ, ठीक। तो मोशन जब प्लेन वाला पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया था। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM, ठीक है। बहुत ही फेमस चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर भी है। इसको मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। एक्चुअली में बाकी लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत ढेर सारे फॉर्मूले बता देते हैं। मतलब इस चैप्टर को अगर आप देखोगे तो कोई बुक उठाओगे नीट की तो उसमें आपको इस चैप्टर में ढेरों दर्जनों फॉर्मूले मिलेंगे। मतलब 50-60 फॉर्मूले तो मिल ही जाएंगे। इस केस के लिए ये फॉर्मूला, इस केस के लिए ये फॉर्मूला, इस केस के लिए ये फॉर्मूला। तो अपने को पहले तो बेसिक चीज़ सीखनी है, क्योंकि इससे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए बेसिक समझना है और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं। बहुत ही आसान होता है। और चूंकि यहाँ पे हम ऐसी चीज़ों की बात करने वाले हैं जो आपको दिखाई देती है, जिसका इफेक्ट आपको दिखाई देता है, इसलिए इंटरेस्टिंग भी होता है। जैसे फोर्स के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं मेनली, क्योंकि इसके पहले तक का जो चैप्टर था वो काइनेमेटिक्स था। इस पार्ट को हम डायनेमिक्स में भी रखते हैं, ठीक। इसको डायनेमिक्स भी बोला जाता है। डायनेमिक्स मतलब हम फोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स में क्या था, हम मोशन की स्टडी कर रहे थे विदाउट नोइंग कॉज ऑफ द मोशन। डायनेमिक्स में क्या करते हैं, कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स। किसी भी चीज़ को मूव कराना है तो ताकत तो लगानी पड़ती है ना, तो उसी का हम डिस्कशन करेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन जो कि बहुत बड़े भोकाली साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ही इसके बारे में सारी रिसर्च की। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से थी, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से थी? एक साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल, ठीक। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम जानते हैं अरिस्टोटल फैलेसी के नाम से। अरिस्टोटल फैलेसी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो गलत थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो उसके लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है। अरिस्टोटल फैलेसी, ठीक है। क्या बोला गया इसमें? अरिस्टोटल, स्पेलिंग गलत हो सकती है, फैलेसी। तो ये क्या था कि किसी भी चीज़ को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो वी रिक्वायर्ड अ फोर्स। ये उन्होंने प्रैक्टिकली देखा। जैसे आप साइकिल में पैडलिंग करके छोड़ दो, ठीक, या बाइक को एक्सेलरेट करके छोड़ दो तो कुछ देर के बाद वो रुक जाती है, ठीक। तो उन्होंने कहा भैया रुक जा रही है तो उसको पैडल करते रहना पड़ेगा, मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अगर किसी भी चीज़ को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते रहना है तो आपको एक कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बात वास्तविकता में गलत है, ये बात वास्तविकता में गलत है। इसलिए इसके आगे वर्ड क्या जुड़ा हुआ है? फैलेसी मतलब फॉल्सिफाई, मतलब गलत चीज़, ठीक। लेकिन दिया था इन्होंने भैया, ठीक। तो उन्हीं के टाइम में एक साइंटिस्ट आए, गैलीलियो। तो गैलीलियो साहब ने कहा भैया अरिस्टोटल जी आप जो बात बोल रहे हो वो कतई सही नहीं है, ठीक, वो कतई सही नहीं, मतलब वो जो है एकदम सरासर झूठ है। उन्होंने कहा मान लो एक हम बहुत स्मूथ सरफेस बनाएं और
इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, ये तो अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब इसको स्मूथ कर दिया एकदम, फ्रिक्शन विक्शन कुछ है ये नहीं है, तो कुछ है नहीं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हम रोल करा के अगर छोड़ दें तो हम देखते हैं कि अगर ये मान लो h हाइट से छोड़ोगे तो ऑलमोस्ट ये h हाइट तक ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, ये तो हम फील करते ही हैं। तो अगर मैं इसी को फ्लैट करता जाऊं तो मतलब अब जो है फ्लैट कर दिया मैंने, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ वेलोसिटी गेन करेगा और फिर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो इनकी जो बात थी अरिस्टोटल साहब की, इन्होंने कहा भैया ये तो सब उल्टा पुल्टा बता रहे हैं आप, इसके जो है जस्ट उल्टा बता रहे हैं। तो गैलीलियो ने मतलब ये पहला कदम इसके तरफ लगाया था कि भाई किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कराना है तो उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये पहली बार इन्हीं भाई साहब ने बोला था, और इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट था, एनसीईआरटी आप देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको। तो ये कहानी इन्होंने बताई थी। अब ये कहानी बताई तो इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया न्यूटन साहब ने, ठीक, न्यूटन साहब ने, ठीक, न्यूटन बाबा। तो अब न्यूटन बाबा के जो लॉज हैं, वर्ल्ड फेमस लॉज हैं भाई, जानते हैं हम लोग 3 लॉज थे। उन लॉज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने को कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैं ऐसे ही जो है ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो उन क्वांटिटीज़ को पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना क्या पड़ेगा, एक तो इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन की स्टेट को चेंज करना चाहते हो तो इट विल अपोज, ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्टेट में है, उस स्टेट को आप चेंज करना चाहते हो तो वो अपोज करता है। इस ऑपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, ठीक है। तो इनर्शिया इज सिंपली इट इज द कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस, ऑपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक। अब ये इनर्शिया 3 तरह का होता है। इनर्शिया ये 3 तरह का होता है। तो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब पढ़ा है आप लोगों ने। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो 3 तरह का इनर्शिया होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये 3 तरह के इनर्शिया होते हैं। मतलब अगर एक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स इस पे रखा हुआ है, इसको अगर मुझे मूव कराना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है, उसकी वेलोसिटी को चेंज करना है, जैसे बाइक या स्कूटी पे कांस्टेंट वेलोसिटी से आप चल रहे हो, उसको चेंज करना होता है तो एक्सेलरेट करना पड़ता है, कम करना होता है तो जो है उसमें ब्रेक अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली क्या हो गया आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, बाइक को मोड़ना है तो ताकत लगानी पड़ती है, सॉरी बच्चा लोग, ठीक है। तो उसको एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो गाड़ी को या कार को जो है मोड़ने के लिए हम स्टीयरिंग या हैंडल को जो है मोड़ते हैं, तो उससे जो है उसके ऊपर फोर्स लगता है तो चीज़ें मुड़ती हैं। तो ये तो बहुत बचपन वाली चीज़ें हैं। बस इसमें एक चीज़ याद रखना ये कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन ज़्यादा होगा। एक मोटा बालक बैठा है और एक पतला बालक बैठा है, ठीक है, उनको जो है सेम स्पीड से आपको मूव कराना है, तो मोटे बालक का मास ज़्यादा है तो मोटे बालक का मास ज़्यादा होने के कारण उसमें ताकत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये आपको दिमाग में रखना है। अभी इसके बाद एक जो क्वांटिटी आपको पढ़नी है दैट इज़ मोमेंटम। क्या पढ़ना है? मोमेंटम। बेसिकली बहुत प्रिसाइजली बोला जाए तो यह है लीनियर मोमेंटम, क्योंकि आगे जाके हम एक एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है? P। सभी लोग जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है।
तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर नहीं होती है। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एसआई यूनिट समझ में ही आ रहा है यार, एसआई यूनिट इज़ केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन की अगर बात की जाए तो MLT -1, और अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन इज अलोंग वेलोसिटी, डायरेक्शन इज अलोंग वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक, तो इतनी चीज़ें तो बेसिक हैं, ये आपको याद रखना है। मोमेंटम ये होता है, वेक्टर है तो जब भी जोड़ोगे या घटाओगे तो याद रखना वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करना होता है। ठीक है, जब भी जोड़ोगे या घटाओगे तो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करना पड़ता है। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम की बात समझ में आ गई। जैसे एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ, शायद वेक्टर्स में भी कराया हो उसको। ठीक, तो वेक्टर्स में भी कराया हो, उधर हो सकता है विजिबिलिटी ना हो, तो इतना ही मैं लिखता हूँ। ओके, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट समझ में आ गया, डायमेंशन समझ में आ गया, और डायरेक्शन इसका क्या होता है, इज अलोंग वेलोसिटी। ठीक, मास तो पॉजिटिव ही होता है ना यार, मास नेगेटिव थोड़ा ना होता है। तो पॉजिटिव नंबर से अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर से अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये बात हो गई। एक छोटा सा सवाल करवा देता हूँ इस पर मैं, कई बार पूछा गया है जेईई नीट दोनों में, तो वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कुछ बच्चे उसको रट लेते हैं और अपने को रटना नहीं है, अपने को समझना है। समझने के बाद अगर आप रट लेते हो तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर अंधाधुन रट्टाफिकेशन करोगे तो फिजिक्स न पल्ले पड़ेगी। लॉजिकली सोचना है, ठीक है। अब सोच रहे होगे सर लॉजिकली कहाँ सोचें हम, ठीक, सोचना पड़ेगा बच्चा। फिजिक्स को समझने के लिए आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं एकदम बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मेरी सारी बातें आप ध्यान से सुनोगे, सारी बातें अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी। कंसंट्रेट होके आपको देखना, जैसे मूवी देखते हो ना, उसी तरीके से फोकस होके कि भाई जो है पढ़ा, इस वीडियो को देखते वक्त जो सर आप बोल रहे हैं, जो बोर्ड पे लिख रहे हैं, वो सारी बातें मुझे समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आई तो स्टार मार्क करो, ठीक है। जब मिलेंगे तब बताऊंगा, ओके। तो एक छोटू सा सवाल कैसे पूछा जाता है, छोटू सा और चिंदी सा। एक बॉल है मास m, इसकी वेलोसिटी है v, ये ऐसे गई और ऐसे टकरा के वापस आ गई, ठीक है। ऐसे टकरा के वापस आ गई, मास में कोई परिवर्तन नहीं आया, वेलोसिटी में परिवर्तन आया लेकिन डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, ठीक है। मान लो ये v1 था, ये v2 था, तो मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2, मतलब मैग्नीट्यूड में परिवर्तन नहीं आया है लेकिन एंगल जो है डायरेक्शन बदल गया है। और क्या दे रखा है, ये एंगल मान लो दे रखा है थीटा और ये एंगल भी दे रखा है थीटा। तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड चेंज इन मोमेंटम। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। यहाँ की लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लास्ट वर्ड पे जो एम्फेसिस ज़्यादा देते हैं ना, जैसे किसी का नाम लेना है रिदम, अरविंद, ठीक। तो फाइंड चेंज इन मोमेंटम। तो देखो भैया, इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं। चेंज जब भी हम किसी क्वांटिटी का कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा आपको अपने दिमाग में ये रखना है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो चेंज इन मोमेंटम की बात की जा रही है, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए बच्चे इसमें कुछ गलती करते हैं, तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। ये क्या है, m इंटू
v मान लो इसको मान लेते हैं v, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, v के बराबर है। तो दैट इज सेम, वो क्या है, m इंटू वी के बराबर है। तो अगर ये m इंटू वी के बराबर है तो हमने डेल्टा p पढ़ा था, डेल्टा p मतलब दो वेक्टर्स के डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। ये क्या होता था, पी एफ स्क्वेयर प्लस पी आई स्क्वेयर प्लस माइनस 2pf इंटू पी आई इंटू कॉस थीटा। दो वेक्टर्स a और b जिनके बीच का एंगल है थीटा, तो उनका डिफरेंस क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसी तरीके से इन दो का जो है डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो भैया एंगल देख लो क्या है इनके बीच का, एंगल कितना है। अब एंगल के लिए एंगल वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा। यही एंगल, ये एंगल तो 2 थीटा है ना, तो क्या यही एंगल इनके बीच का वेक्टर है, एंगल है, सॉरी। तो ध्यान से देखो, तो एक का हेड है और दूसरे का टेल है। ये इसका क्या है, हेड है और दूसरे का क्या है, टेल है। तो ये एंगल ट्रू एंगल नहीं होगा। ट्रू एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये है ट्रू एंगल, दिस इज 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। ये क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा। तो अगर 180 माइनस 2 थीटा है ये एंगल, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या है आपका 2 थीटा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 180। तो इसकी जगह पे तो हम लिख देते हैं m इंटू वी का स्क्वेयर प्लस m इंटू वी का स्क्वेयर माइनस 2m इंटू वी का स्क्वायर। यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स है ना, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ तो होगी, इंटू कॉस 180 माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 थीटा, क्लियर है चीज़। अब देखो एम वी सबसे कॉमन ले लो, एम वी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 2 माइनस 2, 180 कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा। ये मान लो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ भैया, हरिश्चंद्र हूँ मैं, तो कॉस 180 माइनस 2 थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा। तो माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब 2 भी कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये वाले फॉर्मूले मैंने बताए हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा हम लोग लिख सकते हैं। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले बताए थे तो ना, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, और एक बताया था 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूले, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन, मैं इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैं इसको कन्वर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो है जो ऑप्शंस रहते हैं उसमें यूजुअली कॉस 2 थीटा नहीं रहता है। अगर यही ऑप्शन आपको दिखाई दे जाए, ठीक है, तो अगर यही ये इतना ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में ABCD में से कोई एक ऑप्शन है तो यही सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करके देते हैं ताकि आप उलझ जाओ, क्योंकि भैया मैथ्स तो आती नहीं है आपको, मैथ्स में ऐसे ही आपके हालात जो है क्या कहते हैं कि बड़े दयनीय होते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं यहाँ फंसा दो भैया बच्चों को, तो फंसना नहीं है, ठीक। मैं बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करना है इसको। तो अब देखो यहाँ से अगर बात की जाए तो इस -1 को मैं इधर लेके चला जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा ना। इस वाले -1 को इधर लेके चला जाऊँ तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख दूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या रख दूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली डेल्टा पी के मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, एम तो बाहर था, ठीक है, वहाँ आगे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ से जो है कट जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 2 था, ठीक, तो 2 था और इसकी जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी जगह पे क्या आना है, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे आना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो डेल्टा पी का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो क्या आ गया,
वो क्या आ गया आपका 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा। अगर ये फॉर्मूला, कुछ लोग सोच रहे हो इतना करने से ज़्यादा बेटर है ये फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है, ठीक है, याद कर लो, याद कर लो, कोई समस्या नहीं है मुझे। जो अपना फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ लिखता हूँ, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड जो आया वो क्या आया 2mv cos ऑफ थीटा, ठीक है। कुछ किताबों में देखोगे तो यहाँ साइन भी लिखा रहता है। तो जब ये फॉर्मूला याद करोगे तो याद रखोगे कि ये जो वेलोसिटी वाली लाइन का एंगल था वो हॉरिजॉन्टल से दे रखा है, वेलोसिटी वाली लाइन का जो एंगल दे रखा है वो हॉरिजॉन्टल से दे रखा है, तो 2mv cos थीटा यूज करोगे। अगर वर्टिकल से दे रखा होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल दे रखे होंगे, तो इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त ये निकालना पड़ेगा आपको 90 में से माइनस करके, क्योंकि भाई ये अगर अल्फा है तो अल्फा प्लस थीटा क्या होगा 90 होगा ना। तो अगर अल्फा दे रखा है तो वहीं डायरेक्टली यहाँ नहीं रख देंगे, अगर अल्फा दे रखा है तो वहीं डायरेक्टली यहाँ नहीं रख देंगे। तो क्या करेंगे हम, तो उस कंडीशन में हम 90 से माइनस करके रखेंगे। क्लियर इतनी चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, पक्का। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको सवाल कराया मोमेंटम का, इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम जब न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करेंगे, ठीक है। तो आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हैं हम लोग। ये हमने चेंज इन मोमेंटम, जो कि ये सवाल कई बार पूछा गया है तो इसलिए मैंने आपको यहीं पे करा दिया। ये जब हम वेक्टर का डिफरेंस पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया होगा, ठीक। तो चलो आगे चलते हैं, पॉज करके आप लोग नोट कर लेना इसको। तो नेक्स्ट हम लोग अब न्यूटन्स लॉज पे चलते हैं। तो न्यूटन्स लॉज पे अगर चलते हैं तो पहला लॉ जो न्यूटन का था, ठीक, न्यूटन के गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ। तो जानते तो देखो सब लोग, पढ़ा सबने है, मैं उसी बात को फिर से रिपीट करूंगा और कुछ नहीं, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए तब तक ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, ठीक। तो ये पढ़ा है, मैं लिखने नहीं जा रहा, ठीक, वो तुम लोग लिख लो अपनी लैंग्वेज में। अब बात ये आती है कि भैया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से मिलता क्या है अपने को। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन क्या करता है, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन क्या करता है। तो फर्स्ट लॉ यहां से यहां तक लिख लो, क्या डिफाइन करता है, पता है किसी को? सोच लो। अब मैं आंसर जो बताऊंगा अगर सही होगा तो अपनी पीठ थपथपा लेना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। किसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। साधारण शब्दों में अगर बात की जाए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड ऑन एनी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। मतलब जिस पे बैठ के हम किसी की मोशन की स्टडी कर रहे हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है भैया? मैं इस टेबल पे बैठ के वहाँ अगर कुछ चल रहा है तो उसकी मोशन की स्टडी करूँ, या पंखे की मोशन की स्टडी करूँ, तो ये फ्रेम हो गया। इस पर मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिक्स कर दूँ, ये फ्रेम हो गया, इसके रिस्पेक्ट पे मैं स्टडी कर रहा हूँ। बोर्ड पे चिपका दिया किसी को, ठीक है, अब वो बोर्ड पे चिपका हुआ है,
और कोई सामने उसके ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी मोशन को स्टडी कर रहा है, तो क्या हो गया, बोर्ड क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो बाइक्स हैं, ठीक है, जा रही हैं, एक बाइक पे बैठ के बंदा दूसरे बंदे को देख रहा है, अच्छा बंदे को नहीं देख रहा ना, तो अगर मोशन ठीक, मतलब एक बाइक से दूसरे बाइक की मोशन की स्टडी करोगे, ठीक, तो पहली वाली जो बाइक है वो क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मैंने सिंपली समझा दिया क्या होता है, ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम fixed on any surrounding object, ये क्या हो गया आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सारी कहानी हो रही है, ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों का यूज होगा आगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम बात करें तो पहला होता है इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। चलो पहले इनर्शियल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिनमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन